मैं नीता मिश्रा कक्षा 9 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी का काव्यखंड से पंचवटी शीर्षक पढ़ा रही हूँ। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली थी। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता काव्य प्रेमी, निष्ठावान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव इनके आचरण पर भी पड़ा। बचपन में इन्होंने एक कविता अपने पिता को लिखकर दिखाई। पिता ने इन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया और ये अंत में महान कवि बने। साकेत महाकाव्य इन्होंने लिखा। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1958 ईस्वी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया इनको। इसके बाद सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 2 बार ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इन्हें इस प्रकार से काव्य लेखन करते हुए ये महान सपूत काव्य प्रतिभा का सन 1964 ईस्वी में संसार से सदा के लिए विदा हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर, ये इत्यादि कवि रचनाएं इन्होंने की और द्वापर इनकी गीत शैली में लिखा हुआ काव्य है। अब हम आते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी ये वो पंचवटी है जहाँ पर वनवास के समय रामचंद्र जी ने अपना 14 वर्ष का समय व्यतीत किया था। वहाँ पर जब भरत उनको लिवा लाने के लिए वापस जाते हैं, वहाँ जंगल में जाते हैं और राम से वापस लौटने की बात करते हैं, तो उस समय जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कैसा वातावरण था, उस वातावरण का वर्णन किया है। सर्वप्रथम व्याख्या लिखने से पहले आपको लिखना पड़ता है संदर्भ। संदर्भ हम कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड पंचवटी शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब आती है व्याख्या की बारी। अब व्याख्या में क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ खेल रही थी जल थल में। चारों तरफ कहाँ खेल रही थी? जल और थल में खेल रही थी। अर्थात चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? जल से लेकर थल तक। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी स्वच्छ निर्मल, अवन माने धरती और अंबर तल मतलब आकाश, आकाश से लेकर धरती तक पूरी चारों तरफ फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक माने प्रसन्नता। धरती भी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। कैसे प्रकट कर रही है? यह मानवीकरण किया जा रहा है। हरित तृणों की नोकों से, हरी घास के तिनकों से, यानी हवा चल रही है मंद मंद, और उससे जो घास है वहाँ जंगलों की वो थोड़ी थोड़ी हिल रही है। तो ऐसा माना है कवि ने कि वो धरती जो है अपनी प्रसन्नता को घास के कणों के रूप में हिल करके प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे, झीम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर झूम है। ये मानो झूम रहे, मानो शब्द आ गया उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी जो होता नहीं है लेकिन उसे मान लिया जाता है। इसकी पहचान होती मानो, जानो, मनु, जनो। तो यहाँ मानो शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा कि मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से। हवा चलने से पेड़ पौधे जो हैं वो हिल रहे हैं। तो कवि की कल्पना है कि ये पेड़ पौधे ये प्रसन्नता प्रकट करने के लिए झूम रहे हैं। अब आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं? भाषा। भाषा कैसी है? अवधि है और खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली के साथ अवधि के शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इनकी भाषा अवधि है। शैली मुक्तक है क्योंकि एक छंद में बात समाप्त हो जाती है। अब अलंकार कौन से हैं? पहला अलंकार तो आपको सर्वप्रथम ये दिखाई देगा, चारु चंद की चंचल किरणें। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है? मानो। मानो अभी हम आपको बताया था उत्प्रेक्षालंकार। मानो शब्द जो है ये उत्प्रेक्षालंकार की पहचान है, यानी ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है
तीसरा हमने आपको बताया प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है, यानी ये मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। 5 वृक्षों की, पंचवटी यानी 5 वृक्ष, 5 वृक्षों की छाया में सुंदर से पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सामने स्वच्छ यानी साफ, शिला माने पत्थर, स्वच्छ शिला पर, साफ पत्थर पर धैर्यवान एक वीर निर्भीक होकर के वहाँ पर विराजमान है, बैठा हुआ है। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। ये कौन जाग रहा है? ये जो सारी दुनिया, भुवन भर मतलब संपूर्ण दुनिया सो रही है, तब ये यहाँ पर बैठा हुआ जाग रहा है। और ये क्यों जाग रहा है? आगे देखिए। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये ऐसा लगता है सांसारिक सुखों को भोगने वाला है, यानी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन योगी ऐसा बना हुआ, सन्यासियों जैसा वेश धारण किए हुए ये यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी वही चीज़ हो गई, भाषा आपकी खड़ी बोली आ गई। और इसमें आपको अलंकार नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें अलंकार है ही नहीं। अलंकार है योगी सा माने समानता दर्शाई जा रही है, उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, शैली मुक्तक है। उसके बाद किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। कहते हैं कौन सा ऐसा व्रत है जिसको इसने धारण किया हुआ है, जिसके कारण ये अपनी नींद को त्याग करके इस प्रकार जाग रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजाओं जैसा सुख भोगने वाला है ये, लेकिन आज ये जंगल में बैठा हुआ वैसा लग रहा है कि जैसे इसने वैराग्य को धारण कर लिया है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। अब जब कोई धन होता है तभी उसकी कोई रखवाली करता है। यहाँ कुटिया के सामने बैठे हैं तो कवि प्रश्न करता है कि ये कौन सा इस कुटिया के अंदर धन छुपा हुआ है जिसकी रक्षा करने के लिए ये बाहर पहरेदार बनकर बैठा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। उस कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा करने के लिए ये तन, मन, धन और जीवन से संपूर्ण रूप से ये समर्पित हो रहा है। इसमें भी भाषा सब में सेम है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, शैली मुक्तक है। जहाँ अलंकार होगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। फिर आगे है मर्तलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। अब ऊपर वाले छंद का उत्तर है इसमें। पहले पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा धन है जो कुटिया के अंदर रखा हुआ है, इसलिए अब उत्तर में क्या कह रहा है कवि, मर्तलोक मालिन्य मेटने। मर्त यानी नश्वर, इस संसार में नश्वर, इस संसार में, संसार क्या है, नश्वर है, यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं इस नश्वर संसार में मालिन्य माने दरिद्रता को मिटाने के लिए स्वामी के साथ, अपने पति के साथ जो आई है, कौन आई है, यहाँ पर सीता आई है, लेकिन अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो आई है ये कौन है। 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। तीनों लोकों की जो लक्ष्मी है, धन देने वाली है, उन्होंने इस कुटिया को अपना निवास स्थान बनाया है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सीता जी लक्ष्मी का अवतार थी और रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे। तो राम और सीता इस कुटिया में निवास कर रहे हैं, तो सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी की जो हैं वो सीता के रूप में अवतरित हुई हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि इनसे जिन्होंने दरिद्रता को नाश करने के लिए धन को देने वाली हैं जो, वो इन्होंने इस कुटिया को आज अपना लिया है। वीर वंश की लाज है, वीरों के वंश की, वंश माने कुल, वीरों के वंश की ये लाज है, मर्यादा है। फिर ये वीर इसका प्रहरी क्यों ना बने, फिर क्यों ना वीर हो प्रहरी, फिर वीर इसका प्रहरी क्यों ना बने, यानी इसकी रक्षा करना इसका स्वाभाविक धर्म बन जाता है। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कहते विजन यानी मनुष्यों से रहित है, लोगों से रहित है ये देश। जंगल है, जंगल में मनुष्य निवास नहीं करता है, जंगली जीव जंतु होते हैं या लुटेरे होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि लोगों से ये रहित है ये देश, निशा शेष है, रात अभी बाकी है क्योंकि अंधकार है, और ये माया निशाचरी है, राक्षसी प्रवृत्ति की है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गुणों से युक्त ये जो संसार है, ये यहाँ पर इसका कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना करे, इसलिए ये वीर जो है इसका प्रहरी बनकर बैठा हुआ है।
अब इसमें मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। कहते कितनी स्वच्छ चांदनी है ये, कितना खुला आसमान है और बिल्कुल रात जो है, निशा माने रात, निस्तब्ध माने स्वर से रहित, यानी कितनी सन्नाटी भरी ये रात है स्वच्छ स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कहते इतने स्वच्छंद वातावरण में, इतनी सुगंधित जहाँ वायु बह रही हो मंद मंद गति से, ऐसे आनंद की अनुभूति कौन सी दिशा नहीं कर रही, अर्थात सभी इस सुंदर वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। प्रकृति जो है नियत नटी, नटी क्यों कहा है? नटी इसलिए कहा है कि जो नाटक करते हैं। अब प्रकृति क्या नाटक करती है? प्रकृति कोई नाटक नहीं करती, वो अपना कार्य करती है, लेकिन इसे नटी से संबंधित किया है, यानी नटी के समान बताया है। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। कवि कहता है कि प्रकृति के कार्य अभी भी बंद नहीं हुए, भले ही रात है, सारी दुनिया सो रही है, लेकिन प्रकृति के कार्य बंद नहीं है। वो प्रकृति रूपी जो नर्तिका है वो अपने कार्य लगातार करती चली जा रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पर उसके कार्य का कोई शोर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं हो रही, वो चुपचाप शांत मन से अपने कार्य को करती जा रही है। नियत नटी में भी आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। शीत ऋतु का वर्णन है यहाँ पर। जाड़े की रात में आप सब ने देखा होगा कि चारों तरफ रात में जब आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। कवि ने क्या कहा है कि वसुंधरा मोती सबके सोने पर बिखेर देती है। धरती जो है जब सब लोग सो जाते हैं तब वो ओस रूपी मोती जो है वो यहाँ पर बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पे। जो रात है वो मोती जब बिखेर देती है तो जब सुबह सूरज निकलता है तो वो उसे बटोर लेता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब सूरज निकलता है तो वो ओस की बूंदें उसके ताप से शोषित कर ली जाती हैं, सुखा ली जाती हैं। तो कह रहे हैं वो उन्हें बटोर लेता है और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता। वो सुबह तो आकर के बटोर लेता है और जब सांझ अपनी संध्या रूपी जो सखी है उसकी, वो उसको फिर से दे देता है। किस लिए दे देता है? कि वो फिर से रात में उन मोतियों को धरती पर बिखेर देगी। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। अब जब मोती उसको मिल जाते हैं, संध्या रूपी सुंदरी को, नायिका का वर्णन किया जाए, मानवीकरण किया जा रहा है कि जब संध्या रूपी सुंदरी को वो सूरज अपने मोती दे देता है बटोर करके धरती से, तो उसका रूप और सुंदर दिखाई देने लगता है, उसका नया रूप झलकने लगता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर शीत ऋतु का और संध्या और प्रातः काल की सुंदर वर्णन किया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। बहुत सुंदर कल्पना है कवि की। कवि कहता है कि सरल तरल यानी बिल्कुल सीधे स्वभाव से, तरल यानी द्रवित ओस की बूंदों से, तुहिन माने बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर ओस की बूंदें लगेगी। ओस की बूंदों से ये धरती हमारे, प्रकृति हमारे साथ हंसती हुई दिखाई देती है। यानी इन मोतियों को, इन ओस की बूंदों को कवि ने प्रकृति रूपी नायिका के दांतों को माना। क्यों? हंसने में दांत दिखाई देते हैं, उनमें चमकीलापन है, तो कवि ने माना है कि वह बर्फ के कणों के रूप में या ओस के कणों के रूप में हंसती हुई और प्रसन्न होती हुई दिखाई देती है। और अत्यंत आत्मीयता के साथ प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती हुई दिखाई देती है। यानी जैसा व्यक्ति के मन का भाव होता है, ये ओस की बूंदें उसी रूप में उसे दिखाई देती हैं। अगर वो प्रसन्न होता है तो उसे प्रकृति की एक खिलखिलाहट लगती है, और वो दुखी होता है तो उसे लगता है ये प्रकृति उसके साथ रुदन कर रही है, रो रही है। अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है। प्रकृति सबसे बलशाली है। अगर कोई अनजाने में भी कोई गलती करता है तो उसका दंड वो उसे देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सहृदय भाव से सेती है। पर बूढ़ों को, जो वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें बच्चों के समान बड़े दया भाव से उनका पालन पोषण करती है। आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। 13 वर्ष बीत गए, राम को वनवास गए हुए 13 साल बीत गए हैं।
ऐसा लगता है कि मानो ये तो कल ही की बात है, इतनी जल्दी समय व्यतीत होता हुआ पता ही नहीं चला कि कब हम आए थे और कब इतना समय व्यतीत हो गया। यहाँ पर मानो शब्द आया है, यहाँ पर फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसा लगता है मानो ये कल ही की बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। सोच रहे हैं कि वन को कल हम आए थे, जब कल मतलब 13 साल पहले जब हम आए थे, तो हमें वन को आता हुआ देख करके हमारे पिता दुख से व्यथित हो गए थे। आर्त माने व्याकुल होना, व्याकुल हुए थे और अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। वो सोचते हैं कि अब तो वो समय निकट आ गया है, यानी इतनी जल्दी ये समय बीत गया है। जो थोड़ा सा समय बचा है 1 वर्ष का, ये भी बहुत जल्दी बीत जाएगा और वो समय अब समाप्त हो जाएगा जो वनवास का हमें दिया गया था। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं लेकिन सब कुछ मिल जाएगा अयोध्या जाने के बाद, लेकिन ये सौभाग्य जो वन में 14 वर्ष तक रहने पर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे दोबारा नहीं मिलने वाला है। यानी लक्ष्मण जी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वन में रहते हुए उन्हें अपने भाई और भाभी की सेवा करने का अवसर मिला है। आगे देखिए, और आर्य को राजभार तो प्रजार्थी ही धारेंगे। कहते और आर्य यानी मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ये राज्यभार संभालेंगे जाकर के अयोध्या में। किस लिए संभालेंगे? प्रजार्थ, प्रजा के हित के लिए वो राज्यभार संभालेंगे, व्यस्त रहेंगे, वो वहाँ जाकर व्यस्त हो जाएंगे। हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, मानो वो हम लोगों को मतलब मजबूर होकर भूल जाएंगे। उनका कि व्यस्तता इतनी अधिक हो जाएगी कि वे शायद हम भाइयों को भी भूल जाएंगे। किस लिए? क्योंकि प्रजा के हित के लिए। कर विचार लोकोपकार का हमें ना इससे होगा शोक। कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि जब एक मुझे भूल जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संसार के लिए अपने उपकारों को देंगे, अपनी दया उन पर बरसाएंगे, तो इसलिए मुझे इस बात का भी दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। परंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, मुझे दुख इस बात का है कि इस संसार के मनुष्य क्या अपना भला स्वयं खुद नहीं कर सकते हैं, यानी अपनी रक्षा, अपना हित खुद नहीं सोच सकते हैं। ऐसा प्रश्न उठता है लक्ष्मण के मन में, और यहीं पर यह आपका पाठ समाप्त हो जाता है।